नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पेपर की तैयारी के लिए मैं आपके लिए आज का टॉपिक लाया हूं और जो टॉपिक है इटली के एकीकरण में भूमिका निभाने वाले प्रमुख व्यक्ति। जैसा आप जानते हैं, इटली के एकीकरण में जो प्रमुख भूमिका निभाई थी वो 3 प्रमुख व्यक्ति थे, मेज़िनी, काबूर और गैरीबाल्डी। तो आज के इस सेशन में हम इन 3 महापुरुषों के कार्यों को जानेंगे, उनके योगदान को जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिया। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, मैंने आपके लिए इन लोगों के कार्यों, इनका जो प्रदर्शन था, इनके योगदान को मैंने एक नोट्स के रूप में लिख दिया है ताकि आप इसे अच्छे से समझ करके अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिख सकें और अधिक से अधिक नंबर पा सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जिस महापुरुष ने इटली के एकीकरण के लिए वातावरण तैयार किया, लोगों के विचारों से भरा, वो थे मेज़िनी, जिनका पूरा नाम था जूसेपी मैत्सिनी। इटली की आत्मा कहे जाने वाले मेज़िनी का जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। तो मेज़िनी को क्या कहते हैं? इटली की आत्मा यानी सोल ऑफ इटली के नाम से उन्हें जाना जाता है वर्तमान में भी। उनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। युवावस्था में वह कार्बोनरी गुप्त संगठन का सदस्य बन गए। कार्बोनरी नामक एक सीक्रेट सोसाइटी थी, उसके वो सदस्य बन गए क्योंकि प्रारंभ से ही वो क्रांतिकारी विचारों के अगुआ थे, क्रांतिकारी विचार रखने वाले थे, इसलिए वो एक संगठन में शामिल हो गए। उन्होंने 1831 में यंग इटली नामक संगठन बनाया। अब जो नेपोलियन के बाद राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में फैल रही थी, उसके ये बहुत बड़े समर्थक थे। वो जनतांत्रिक जो विचार थे उनको फैलाने वाले थे। लोगों की, मानवों की जो एकता है या उनके अधिकार हैं, उनके प्रबल समर्थक थे और राजतंत्र के प्रबल विरोधी थे। इसलिए वो उन्होंने क्रांतिकारी संगठन बनाया, उसका नाम था यंग इटली। अक्सर ये प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न के तौर पर पूछा जाता है कि यंग इटली संगठन के संस्थापक कौन थे, तो आपका उत्तर होगा मेज़िनी ने यंग इटली संगठन बनाया था 1831 में। वे मानते थे कि तत्कालीन व्यवस्था में सुधार सिर्फ युवाओं के माध्यम से ही लाया जा सकता है। युवाओं पर उनका बहुत पूरा भरोसा था। युवाओं में वो जोश भरते थे, उनमें देश प्रेम और बलिदान की भावना और उन्हें जो राष्ट्रवादी विचार थे उससे वो परिपूर्ण करते थे। क्योंकि इसी उद्देश्य से उन्होंने यंग इटली, क्योंकि यंग मतलब नौजवान इटली के नाम से ही उन्होंने संगठन बनाया था और उन्होंने नौजवानों को देश प्रेम की भावना की शिक्षा दी। मैत्सिनी का विश्वास था कि राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि इटली के एकीकरण का वो कितने पुरजोर समर्थक थे। उनका मानना था कि राष्ट्र ही मानव की जरूरत है। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पाबंदियों की तरह नहीं रह सकता। जैसा कि नेपोलियन के बाद इटली 8 राज्यों में बंट गया था और 8 ही राज्यों में अलग अलग राजशाही स्थापित हो गई थी, जिसका वो प्रबल विरोधी थे और वो चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, वो पाबंद की तरह, टुकड़े की तरह न रहे। एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। यानी एक राष्ट्र या इटली में जनतांत्रिक जो विचार हैं, राष्ट्रवादी विचार हैं, वो तभी फैलेंगे जब इटली का एकीकरण होगा। मेज़िनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध और प्रजातांत्रिक गणराज्यों की स्थापना के विचार के कारण तो 2 बातें थी। एक तो वो राजतंत्र का घोर विरोध करते थे क्योंकि 8 जो राजशाही स्थापित हो गई थी उसको हटाना चाहते थे। दूसरा, वो प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते थे कि लोगों की सरकार हो, लोगों की बात मानी जाए, समानता, बंधुत्व की बातें हों। इसके कारण ही मैटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो कि रूढ़िवादी व्यवस्था का बहुत बड़ा प्रवर्तक था। तो उसने कहा था, मेज़िनी के बारे में कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन। अब आप समझ सकते हैं कि मेज़िनी कितना बड़ा जनतांत्रिक विचार, राष्ट्रवादी विचार का समर्थक था, जिसकी वजह से मैटरनिख ने उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया। तो
तो इस प्रकार से मेजिनी का जो विचार थे, उनके जो उन्होंने जो अपने विचार फैलाए जनता इटली की जनता में, उन विचारों की वजह से ही इटली के एकीकरण का एक बहुत बड़ा माहौल वातावरण तैयार हुआ है। इसीलिए मेजिनी को इटली की आत्मा कहा जाता है। दूसरे प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने इटली के एकीकरण में योगदान दिया वो थे कावूर। कावूर का पूरा नाम है काउंट कैमिलो डी कावूर। इन्होंने इटली के एकीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। वो कैसे? इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व सार्डिनिया पीडमांट के प्रधानमंत्री कावूर ने किया था। तो अभी आपने पढ़ा कि विचार के स्तर पर तैयार करने का जो काम था वो काम किया मेजिनी ने। इटली के प्रमुख जो राज्य थे, 8 राज्य, उसको एकीकृत करने के लिए वैचारिक रूप से तैयार किया मेजिनी ने, लेकिन उसे कार्य रूप में शामिल किया कावूर ने। कावूर कौन था? सार्डिनिया पीडमांट का प्रधानमंत्री था। सार्डिनिया पीडमांट एक राजशाही थी। उसका जो राजा था उसका नाम था विक्टर एमेनुएल, लेकिन विक्टर एमेनुएल दूसरे राजाओं की भांति नहीं था। वो जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी या जनतांत्रिक विचारधारा थी उसका बहुत बड़ा समर्थक था। और इसी प्रकार के विचार कावूर के भी थे। कावूर भी इटली का एकीकरण चाहता था, तो इसके लिए उसने बहुत अच्छा काम किया। उसने क्या किया? कावूर बहुत कुशल राजनीतिज्ञ था। उसने अपना राजनीतिक जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया, किंतु अपनी प्रतिभा व कार्य क्षमता से धीरे धीरे वह प्रधानमंत्री बन गया। कावूर की जो विशेषता थी वो ये था कि वो बहुत बड़ा चतुर कूटनीतिज्ञ था, बहुत ही परिश्रमी और क्षमताओं वाला व्यक्ति था, जिसकी वजह से एक सैनिक होते हुए भी वह सैनिक से बढ़ता बढ़ता प्रधानमंत्री तक बन गया पीडमांट सार्डिनिया का, और वो प्रमुख व्यक्ति हो गया। अपने विचारों से उसने विक्टर एमेनुएल को प्रभावित किया, और विक्टर एमेनुएल जो कि सार्डिनिया पीडमांट का राजा था, उसके ही छत्र में पूरा इटली का एकीकरण हुआ था। तो अब प्रमुख कार्य जो कावूर ने किया था वो ये था कि फ्रांस से पीडमांट के चतुर कूटनीतिक संधि के कारण ही कावूर 1859 में ऑस्ट्रिया को हराने में कामयाब हुआ। अब इटली के विभिन्न जो राजशाहियाँ थी उस पर ऑस्ट्रिया का दबदबा था, ऑस्ट्रिया के दबाव में थे, ऑस्ट्रिया का समर्थन था उनको। तो अब जो राजशाही थी, छोटी छोटी राजशाहियाँ थीं, उनको पीडमांट मिलाने के लिए उसने सबसे पहले कावूर ने फ्रांस के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, और जिसके कारण फ्रांस को अपने मिला लिया। और उसने 1859 में लोम्बार्डी वेनेशिया पर हमला किया, और ऑस्ट्रिया को 1859 के युद्ध में हराने में वो कामयाब हुआ। वो फ्रांस की सहायता के कारण ही। फिर मध्य इटली को अपनी कूटनीतिक प्रतिभा के दम पर उसने इटली में शामिल कर दिया। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था इटली के एकीकरण की जो इस प्रक्रिया थी, जो चरण थे उसके बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि मध्य इटली, इसमें परमा, मोडेना और टस्कनी शामिल थे। वहाँ पर जनता ने विद्रोह किया, वहाँ के राजा भाग गए डर के मारे जनता के विप्लव से, और उन तीनों राज्यों को अपने कूटनीतिक तरीके से कावूर ने वहाँ जनमत संग्रह करा करके सार्डिनिया पीडमांट में शामिल करा दिया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप कि वो अपनी कूटनीतिक क्षमता में कितना माहिर था। इसीलिए कावूर को इटली का मस्तिष्क कहा जाता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि मेजिनी को सोल ऑफ इटली कहते हैं, तो कावूर को ब्रेन ऑफ इटली, क्योंकि अपने दिमागी क्षमता के कारण ही, प्रतिभा के कारण ही उसने वेनेशिया को, लोम्बार्डी वेनेशिया को इटली में एकीकृत किया। फिर मध्य इटली के जो 3 परमा, मोडेना और टस्कनी थे उनको भी शामिल किया, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ इटली कहते हैं। अब तीसरे प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई, वो थे गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी का पूरा नाम है ज्यूसेप्पे गैरीबाल्डी। इन 3 व्यक्तियों का प्रमुख योगदान था इटली के एकीकरण में। गैरीबाल्डी के बारे में अब हम जानते हैं। इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे मशहूर गैरीबाल्डी एक कुशल योद्धा व नौसैनिक था। गैरीबाल्डी क्या था? वो जो था वो इसकी एक अलग प्रतिभा थी, अलग खूबी थी। वो एक नौसैनिक व एक योद्धा था, कुशल योद्धा था, लेकिन वो भी क्रांतिकारी विचार रखता था।
वह मेजनी के विचारों से बहुत प्रभावित था। जैसे कि हमने पढ़ा, बताया भी आपको कि मेजनी वैचारिक स्तर पर उन्होंने पूरे जो नौजवान थे उनको राष्ट्रवादी विचारों के लिए तैयार कर लिया, जनतांत्रिक विचारों के लिए तैयार किया। तो उन विचारों से गैरिबाल्डी भी प्रभावित था और 1834 में पीडमांट के गणतंत्र विद्रोह में उसने भाग लिया। पीडमांट के राजा जो सर्डिनिया पीडमांट में विक्टर इमैनुअल से पहले जो राजशाही थी उसको समाप्त करने की कोशिश की थी, हटाने की कोशिश की थी मेजिनी ने। उसमें गैरिबाल्डी ने भी सहयोग किया था, लेकिन वह सफल रहा। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह दक्षिण अमेरिका को उससे भागना पड़ा, अपने आप बचाने के लिए दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा, जहां वह 1848 तक निर्वासन में रहा। यानी 1848 तक वो दक्षिण अमेरिका में रहा तथा व्यापार कार्य में संलग्न रहा। वो मूलतः उसका जो कार्य था, यानी उसका जो पुश्तैनी काम था, वो व्यापार था। वो समुद्र किनारे जो व्यापार होता है उसमें वो संलग्न रहता था। तो दक्षिण अमेरिका जब वो गया तो वहाँ पर वो व्यापार करता रहा, वहाँ से उसने बहुत धन कमाया ढेर सारा, और उसने एक सेना खड़ी की थी। अच्छा, इटली लौटने पर उसने काबूल और विक्टर इमैनुअल से संपर्क किया, क्योंकि वो क्रांतिकारी विचारों का व्यक्ति था, मेजनी से प्रभावित था और वो भी चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। इटली के एकीकरण के लिए उसने काबूल और विक्टर इमैनुअल से संपर्क किया। 1848 में जब वो लौट के आया तो उस वक्त एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उसने अपने कुछ विश्वसनीय सिपाहियों को लेकर लाल कुर्ती नामक एक दल का गठन किया। 1860 में उसने गठन किया था। अब एक यह बहुविकल्पी प्रश्न की तरह पूछा जाता है कि रेड शर्ट्स, लाल कुर्ती, हिंदी में लाल कुर्ती कहते हैं, अंग्रेजी में रेड शर्ट्स नामक संगठन किसने बनाया था? तो अब इसका उत्तर होगा गैरिबाल्डी, जूसेपी गैरिबाल्डी ने यह संगठन बनाया था। इस सेना की मदद से उसने दक्षिणी इटली में स्थानीय किसानों और स्वयंसेवकों की सहायता से नेपल्स और सिसिली को हरा दिया। अब जो दक्षिणी इटली के प्रांत थे नेपल्स और सिसिली, उसको जीतने का काम गैरिबाल्डी ने किया। उसके लिए उसने अपने लाल कुर्ती सेना का इस्तेमाल किया और उस लाल कुर्ती सेना का सहायता करने के लिए तमाम स्वयंसेवक आ गए, यानी खुद से सेना में भर्ती हो गए। किसानों ने सहायता की, जिसके दम पर अपनी योग्यता के द्वारा, अपनी सेना के द्वारा उसने नेपल्स और सिसिली को जीता और पीडमांट के शासक विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। अब ये मैंने बताया आपको, उसने आकर के काबूल और विक्टर इमैनुअल से उसने बात की थी, जो सार्डिनिया पीडमांट का राजा था। तो उसने जो दोनों राज्यों को जीत करके अपने पास न रखा, बल्कि वो विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया, यानी कि सार्डिनिया पीडमांट में वो मिला गए। गैरिबाल्डी के इन्हीं कार्यों के कारण उसे इटली की तलवार कहा जाता है। अक्सर ये भी पूछा जाता है बहुविकल्पी तौर पर कि इटली की तलवार किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा गैरिबाल्डी, सोर्ड ऑफ इटली। इटली की तलवार मतलब इंग्लिश में सोर्ड ऑफ इटली। तो इस प्रकार से ये तीन महापुरुष कह सकते हैं, पुरुष थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में भूमिका निभाई। इटली के लोग थे, पहले मेजनी जो सोल ऑफ इटली कहते हैं, दूसरे काबूल जिसे ब्रेन ऑफ इटली, और तीसरे गैरिबाल्डी जिन्हें सोर्ड ऑफ इटली कहा जाता है। अक्सर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, इसकी वजह से मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। फिर आप ढंग से, अच्छे तरीके से आप इसे दोबारा पढ़िएगा, दोहराइएगा, और नोट्स चूँकि मैंने बना दिया है, आप भी इस नोट्स का उपयोग करके अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो ठीक है दोस्तों, फिर से आपसे मिलेंगे एक और बेहतर वीडियो के साथ, जो आपके 2024 बोर्ड की परीक्षा में आ सकता है, जिसके आने की उम्मीद है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।